तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस दिलचस्प किस्से की बात जहाँ एक जगह पे मुंबई की सबसे मशहूर डांस बार चलती थी। बहुत खूबसूरत लड़कियाँ अपने हुस्न का जलवा दिखाती थी, हिंदी फिल्मों के गाने पे ठुमके लगाती थी। आज उसी बार में एक मंदिर खुल गया है। मंदिर के साथ साथ एक थोड़े दिनों में और 2-3 महीनों में वहाँ पे एक दवाइयों की दुकान भी खुलेगी और एक योगा सेंटर भी छोटे से कमरे में खुलेगा। और ये दवाइयाँ गरीब लोगों को सस्ते दाम पे दी जाएंगी और वो योगा सेंटर बाबा रामदेव का खुलेगा। लगता है ना आपको बहुत अजीब, ये कैसे हो गया? जी हाँ, बात करते हैं मुंबई के विले पार्ले इलाके में, इरला उसको बेसिकली कहते हैं, इरला एरिया, जहाँ पर एक ज़माने में मुंबई की सबसे मशहूर बार दीपा बार हुआ करती थी। दीपा डांस बार, जहाँ सबसे मशहूर डांसर नर्तकी होती थी तरन्नुम। अब आपको सब याद आ गया होगा। ये वही बार है जहाँ तरन्नुम के ऊपर लोग हर रात लाखों रुपए लुटा दिया करते थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसे वाले अमीर, विजिटर, टूरिस्ट और यहाँ तक के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी वहाँ पे मज़ा लेने आया करते थे। मज़ा माहौल का। अब वहाँ पे जो एम्बियंस होती थी एक, उसका नज़ारा लेने के लिए। और वहीं पे वो किस्सा भी बना जिसको क्रिकेट बैटिंग के साथ जोड़ के देखा गया। मथैया मुरलीधरन, वो भी उसी बार में डांस देखने आया था, तरन्नुम का डांस। और जब रेड हुई थी तरन्नुम के घर पे बहुत सालों के बाद, तो लाखों का कैश, एक सन्नाटा, गाड़ी बड़ी सारी और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, ये सब मिली। बाद में बार भी बंद हो गई थी एक ज़माने में, लेकिन वहाँ पे जो आज हो रहा है वो चर्चा का विषय है। वो बार जहाँ पर उस ज़माने में पुलिस आंखें बंद करके निकल जाती थी, क्योंकि जो एक बड़ा हिस्सा उनको एक प्रोटेक्शन मनी, एक बड़ा ही मनी दी जाती थी, मिलती थी, वो शायद उनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा हुआ करती थी। जो दस्तूर था वो अकेली दीपा बार नहीं थी मुंबई में, टोपाज बार थी जो बहुत चलती थी। वहाँ की एक डांस बार में एक डांस गर्ल के ऊपर, डांसिंग गर्ल के ऊपर एक शख्स ने 90 लाख रुपया एक रात में उड़ा दिया था। तो वो ज़माना था रंगीन रातों का। और मुंबई की नाइट लाइफ के लिए जो 10-12 बड़े डांस बार मशहूर थे, उनमें कार्निवल, टोपाज, दीपा बार, ये लक्षद्वीप, ये बहुत मशहूर थी उस ज़माने में। और इसके साथ साथ चलते चलते जो इन बार्स के मालिक थे, उन लोगों ने इतने पैसे कमाए कि उनमें से बहुत सारे लोग आज वो डांस बार बंद होने के बाद भी अपने अपने जो डाइवर्सिफाई किया उन्होंने बिजनेस को, उसमें तकरीबन सब के सब बहुत कामयाब हुए। क्योंकि डांस बार चलाना भी अपने आप में एक बिजनेस एक्यूमेन रखता है। जहाँ बार चलाने का टाइम रात के 1 बजे तक हुआ करता था, वहाँ पर ये बार सुबह 4-5 बजे तक चलती थी। और उनमें बहुत सारी कानूनों की कोताहियाँ होती थी।
तो जो भी मालिक, मैनेजमेंट इन बार्स को चलाती थी, उनको बहुत बड़े लेवल पे सेटिंग करनी पड़ती थी। सबसे पहले पुलिस के साथ, जहाँ पे उनको लाइसेंस मिलता था, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ से उनको हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस चाहिए होता था, उसके साथ साथ स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, दारू पिलाने की परमिशन चाहिए होती थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी जो टैक्स और उसकी परमिशन लेनी, जिसको एक लाइसेंस होता था उनका गुमाश्ता, वो लाइसेंस लेने के लिए ले दे के कोई 32-33 किस्म की परमिशंस इन बार, डांस बार्स को लेनी पड़ती थी चलाने के लिए। तो इतने लोगों के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ डील करने के लिए आपको बहुत बड़ा बिजनेस ब्रेन चाहिए होता है, जो इन सब लोगों के पास था। नहीं तो आम आदमी इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा धंधा नहीं चला सकता। तो दीपा बार तो बहुत फेमस थी और बहुत उस इलाके में थी, जो एक बड़ा माना हुआ इलाका था। उस बार के बहुत करीब पुलिस स्टेशन था, जुहू पुलिस स्टेशन, और इस बार के साथ 3-4 दुकानें छोड़ के उस जमाने के वहाँ के एमएलए, उस इलाके के, उनका ऑफिस था। आप देखिए, अगर कोई कोताही कोई आदमी करता है, कानून की उल्लंघना करता है या वायलेशंस करता है, तो सबसे पहला काम होता है एमएलए का उसको रोकना, उसकी शिकायत करनी। लेकिन उन एमएलए साहब ने कभी इन बातों की शिकायत नहीं की। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों नहीं की। दूसरा, शहर ऐसा है मुंबई कि एक आदमी दूसरे के धंधे में दखल नहीं देता। अपनी अपनी कमाई करो, अपना अपना बिजनेस देखो, दूसरा क्या करता है वो हमारा काम नहीं है। ये एक सिलसिला मुंबई में पहले भी था, आज भी है। लेकिन दीपा बार देखने में, अगर आप दिन में कभी उसको उस समय पे देखते, तो आपको एक चौल का स्ट्रक्चर मिलता था कि बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग नहीं थी, कि बहुत कोई शोबाजी नहीं थी, कोई ग्लास का फसाद नहीं था, कुछ नहीं था। एक कोयले की, जो एक पत्थर की, वो छोटे छोटे जो मिट्टी के बने हुए जो पुर्जे होते हैं, वो छत पे लगा के, छत डाली हुई चौल टाइप एक पूरा पुराना सा स्ट्रक्चर लगता था। लेकिन जब आप अंदर जाते थे तो आपको वहाँ पे 4,500 स्क्वायर फीट का हॉल मिलता था, प्रीमाइसेस 4,500 स्क्वायर फीट, जो मुंबई में जहाँ पे एक एक फीट के हिसाब से जगह बिकती है, उसके हिसाब से वो जगह उस समय भी करोड़ों रुपए की तो वो जगह जगह थी। उसके साथ उस जो उसके मालिक हैं सुधाकर शेट्टी, उनको जब पूछा गया, मैं बता दूं ये खबर आज उस अखबार में छपी है जिस अखबार में मैंने अपना मुंबई में पत्रकारिता का सफ़र 1982 में शुरू किया था, अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल। उसने आज ये खबर छापी है और उसमें वो तस्वीरें भी छापी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पहले दीपा बार हुआ करती थी, अब वहाँ पे वो मंदिर कैसे बना और क्यों बना। फ्री प्रेस से बात करते हुए उस पुरानी बार, दीपा बार के मालिक सुधाकर शेट्टी ने कहा है कि जब हमारी बार चलती थी तो तभी भी हमारे उस स्ट्रक्चर में एक छोटा सा मंदिर था, और शाम को धंधा शुरू करने के पहले हम काली माता का पाठ पूजन किया करते थे, और माता के आशीर्वाद से हम वो काम शुरू करते थे। अब उनका अपना यकीन हो सकता है,
हर धार्मिक आस्था हर आदमी की अपनी अपनी होती है। हमारा कोई हक नहीं बनता किसी की आस्था पे उंगली उठाने का या शक करने का। उनका यकीन है तो उनको अच्छा लगता होगा, वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सुधाकर शेट्टी ने कि वो मंदिर छोटा सा था, अब क्योंकि जगह खाली पड़ी है तो हमने फैसला किया उस मंदिर को बड़ा करने का। आपको एक और बात बता दूं जो आपको हैरान कर देगी। हमारा जो समाज है वो बहुत अंधविश्वास में यकीन रखता है। उस इलाके में रहने वाले लोगों ने जब ये सोचा कि एक दीपा बाहर से जिस आदमी ने इतने पैसे कमाए तो उसके ऊपर माता का आशीर्वाद है, तो बहुत से लोग उस छोटे से मंदिर को जो बाहर के प्रमाइसिस के अंदर था, उस जमाने में जब बार बंद होगी तो वो मंदिर पब्लिक के लिए ओपन हो गया, तो उसमें लोगों ने भी माथा टेकना चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया कि अगर इस मंदिर की वजह से दीपा बार के मालिक का इतना भला हो सकता है तो शायद हमारी भी किस्मत बदल सकती है। तो लोगों का आस्था यकीन उस मंदिर में बढ़ता चला गया और अब इतनी मान्यता उस जगह की हो गई कि सुधाकर शेट्टी को उस छोटे मंदिर की प्रेमाइसिस को, एरिया को, जगह को बड़ा करना पड़ा। अच्छी बात है, लोगों की अगर मानता है तो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो उस मंदिर को बड़ा कर दिया गया। वो अंदर का फ्लोर 4500 स्क्वायर फीट की जगह, जिसमें एक समय पे हिंदी फिल्मों के हिट गानों की धुनें बजा करती थी, शराब के दौर चलते थे, लाखों रुपया नाचने वालियों के ऊपर लुटाया जाता था। यहीं तक नहीं, जो नोट के ऊपर हमारे महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी होती है उसकी बेअदबी नहीं हो, जो लोग उनको लुटाते थे डांसर्स के सर पे, उसको जल्दी जल्दी फ्लोर में से, ज़मीन से उठाने के लिए दर्जनों लोगों को नौकरी पे रखा हुआ था कि लोग नोट फेंकते जाएं, आप नीचे बैठ के उनको उठाते जाओ। करेंसी नोट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और जहाँ एक तरफ जाम चलते थे, म्यूज़िक चलता था, तालियां बजती थी, उसी समय अपने पाँव के बल बैठ के दर्जनों लोग वो नोट उठाते रहते थे। ये अजीब बात है। आप इस मंजर को जरा सोच के देखिए कि कैसे लगता होगा। तो आज उस बार में सुधाकर शेट्टी ने बताया कि इतने सालों से बार बंद होने के बाद, हमारे और बिजनेस बढ़ने के बाद, हमने ये फैसला किया कि लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए मंदिर को बड़ा कर दिया जाए। और आज के दिन में वहाँ पे 3 पुजारी, जहाँ पहले एक भी नहीं हुआ करता था, खाली लोग अपना माथा टेकते थे, चले जाते थे, कुछ अपनी श्रद्धा से रुपया 2-5 रुपये सिक्का कॉइन फेंका चले गए, लेकिन आज वहाँ पे 3 पुजारी रखे गए हैं उस मंदिर की देख रेख करने के लिए। और जब पूछा गया फ्री प्रेस जर्नल अखबार के रिपोर्टर की तरफ से कि बाकी जगह का आप क्या करोगे, आप वहाँ पे बाबा रामदेव का एक योग सेंटर खोलने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि योग सेंटर भी खुलेगा, उसकी तैयारियां हो रही हैं, और साथ में एक मेडिकल फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी बची हुई जगह में। वहाँ पे गरीब लोगों को सस्ते भाव पे दवाइयाँ दी जाएंगी। ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि सुधाकर शेट्टी ने ये काम बहुत अच्छा किया है। दवाइयों वाला मंदिर तो बहुत है मुंबई में, योगा सेंटर भी बहुत हैं,
दवाइयों की दुकानें भी बहुत हैं, लेकिन सस्ती दवाई की दुकान शायद मुंबई में बहुत बहुत कम है। गरीब आदमी दवाइयों के अभाव में मर जाता है, पैसे नहीं होते अपने घर वालों का इलाज करवाने के। अगर कहीं उनका कोई हल हो सकता है तो ये एक अच्छा कदम है। वो सुधाकर शेट्टी जिसने दीपा बार से अपना कार्य शुरू किया, अपना कामकाज शुरू किया, पैसे कमाए और आज वो मुंबई के बड़े बिल्डर में से एक गिना जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसने अंडरटेक किए। एक हमने थोड़े महीने पहले एक एपिसोड भी बनाया था सुधाकर शेट्टी पे। उसने एक टेलीविज़न चैनल भी खोली, जय महाराष्ट्र, और उसका ऑफिस जो है वो बड़े पॉश इलाके में मुंबई के ओशीवाड़ा में वहाँ पे खोला। अंधेरी वेस्ट भी कह देते हैं उसको। नीचे तनिष्क का शोरूम है बहुत बड़ा, उसके ऊपर। और जो सबसे बड़ी खासियत जिसकी वजह से सुधाकर शेट्टी पहचाना जाता है वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से। शायद पहली बार मुंबई के बिजनेसमैन में से जिस आदमी ने इतने सुरक्षा कर्मी अपने आसपास रखे उनमें से शायद सुधाकर शेट्टी एक है। मतलब जितने बड़े जो बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनके साथ एक ज़माने में जिस तरह अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार जो एक ज़माने में सफारी सूट पहन के बाउंसर्स आगे पीछे चलते थे, उनसे भी ज़्यादा बाउंसर उसी किस्म के सफारी सूट पहने सुधाकर शेट्टी के साथ भी हरदम रहते हैं। ये एक स्टेटस सिंबल भी है और एक अपनी वेल गॉटन वेल्थ जो है उसको संभाल के रखने की, खतरों से बचने की एक कवायद भी है। तो दोस्तों ये किस्सा मुंबई का उस बार का है जहाँ पे एक ज़माने में तरन्नुम का राज चलता था। वो तरन्नुम जिसको बार बंद होने के बाद देश छोड़ के दुबई भी जाना पड़ा अपना किस्सा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। उसके बाद वो वापस भी आती है मुंबई और उसी इलाके में जहाँ पे वो बार थी उसके आसपास ही रहती भी है आज के दिन में। लेकिन वो जो पुराना घर था वर्सोवा वाला जहाँ पे रेड्स हुई, उसकी इंक्वायरीज हुई, उसको लाइमलाइट में लाया गया, वो घर उसने कभी का बेच दिया था। वो सोनाटा गाड़ी जो इनकम टैक्स ने एक समय पे सीज भी की थी वो भी आज उसके पास नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों में उसके साथ कांटेक्ट करने की, बात करने की कि वो तरन्नुम जो एक समय सुर्खियों में रहती थी और हज़ारों लोगों के दिलों में भी रहती थी, आज उसका अपनी उस पुरानी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में क्या कहना है। कोशिश करेंगे बात करने की, राब्ता सादा है, यत्न जारी है। आने वाले दिनों में तरन्नुम की बात भी करेंगे एक बार फिर। तब तक जो वो मंदिर आज बना है उसकी तस्वीरें और उसके साथ साथ आगे जो बनने वाला है वो भी आपको सब दिखाएंगे। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।